Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna and today we will discuss about Nuruddin Muhammad Salim tenure. इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है दैट इज़ अबाउट द फैमिली ट्री ऑफ शहज़ादा सलीम। तो आज इनका जो टेन्योर है, जो इन्होंने रूल किया था, वो किस तरह का था, क्या क्या हुआ था उसमें, वो हम लोग सब डिस्कस करेंगे। सो ही रूल्ड फ्रॉम 1605 टू 1627। 1605 से 1627 तक इन्होंने हुकूमत की। सबसे पहले इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करते हैं। तो इन्होंने अपने जो बाप थे अकबर, उनकी पॉलिसीज़ को ही कंटिन्यू किया, पॉलिसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड जस्टिस। अब पॉलिसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई जितनी भी पावर है ना, वो किसके पास होगी? सेंटर के पास होगी। मतलब पावर, डिसीजन मेकिंग, दीज आर बोथ कंसंट्रेटेड इन द एम्परर्स हैंड। डिसीजन मेकिंग, कोई फ़ैसला करना, ये ख़ुद शहनशाह के हाथ में होगा। इससे क्या होगा कि मोर यूनिफॉर्म एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरे के पूरे एम्पायर में नज़र आती है। देन इन्होंने क्या किया? इंट्रोड्यूस्ड द चेन ऑफ जस्टिस अलाउइंग सब्जेक्ट टू सीक द एम्परर हेल्प डायरेक्टली। मतलब इसको ज़ंजीरे अदल भी कहते हैं। इन्होंने ये चेन इंट्रोड्यूस करवाई, ठीक है। एक्चुअली में ये एक गोल्डन चेन थी और इस पर डिफरेंट बेल्स लगी हुई थी और इसकी एक्सेस कहाँ तक थी? इसको एक्सटेंड किया गया था ऐसी जगह पर जहाँ पर पब्लिक एरिया हो। पब्लिक एरिया हो वहाँ पर इस चेन को इसलिए रखा गया था ताकि कोई भी ऐसा पर्सन जिसको इंसाफ नहीं मिला या जो गमज़दा है, ठीक है, या जो मतलब कि कोई भी इनजस्टिस का केस का शिकार है, तो इस बेल को वो किसी भी टाइम पकड़ के हिला सकते हैं और डायरेक्टली वो शहज़ादा सलीम से बात कर सकता है, ठीक है। तो हर फरियादी की फरियाद खुद शहज़ादा सलीम सुनता था। और इसके अलावा नेक्स्ट है इम्प्रूव द ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशल सिस्टम टू एंश्योर फेयर गवर्नेंस। अब इसमें मज़ीद अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने रोड्स तमीर करवाई, मसाजिद, कुएँ वगैरह बनवाए और अपने दौर में इन्होंने शराब और बहुत सी मंशियात की ख़रीदो फ़रोख्त पर पाबंदी लगाई। जुमेरात, हफ्ता, इतवार को जानवरों के ज़िबह करने पर भी इन्होंने पाबंदी लगाई। मुफ्त इलाज का इन्होंने हुक्म दे दिया। और इसके अलावा इससे पहले जो मुलजिम थे, जो क्रिमिनल्स थे, उनको सज़ाएं दी जाती थी कि उनके नाक कान काट दिए जाते। तो इस तरह की जो सज़ाएं थी वो उन्होंने मनसूख कर दी। इसके अलावा इन्होंने बहुत ज़्यादा दरख्त भी लगाए अपने दौर में। अब अगर मैं बात करूँ इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की, सो जहांगीर इम्प्लीमेंटेड economic policies that promote trade in agriculture which were vital for the prosperity of the empire। इन्हीं का दौर था जब अंग्रेज़, मतलब जो एक अंग्रेज़ का एक पर्सन, बहुत अहम शख्स हिंदुस्तान में कदम रख चुका था इनके दौर में ही, वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगी। ही इनकरेज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया कि भाई रोड्स वगैरह ने बनाई। अच्छा, रिलीजियस पॉलिसी की बात करते हैं। रिलीजियस पॉलिसी की बात करें तो इन्होंने, ये ज़ाहिर बात है, अपना इनके जो बहुत सी रिलीजियस टॉलरेंस इनमें मतलब थी, बिल्कुल वैसे जैसे कि इनके बाप में थी। अब रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, इनके जो फादर थे उनका भी यही काम था कि उन्होंने दिल अपना बहुत बड़ा किया। सिर्फ इसलिए दिल बड़ा किया था कि भाई हर मज़हब के जो लोग हैं उनको स्टेबिलिटी मिले, मतलब लड़ाई झगड़े ना हो। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था कि जो हिंदू थे या दूसरे मज़हब थे, ठीक है, उनको भी बड़ी ज़्यादा इज्जत दी थी, ठीक है। मतलब उनकी बहुत चीज़ें अडॉप्ट इन्होंने की थी अपने रिलीजन में। तो आप कह सकते हैं कि दिस पॉलिसी वाज मार्क्ड बाय अ जनरल एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट रिलीजन्स, ताकि पूरी की पूरी एम्पायर में पीस मेंटेन हो सके, स्टेबिलिटी आ सके और मुग़ल एम्पायर जो है वो डाइवर्स कर सके। उनका ज़हन ये था कि भाई अगर आप हर मज़हब को इज़्ज़त दोगे, हर मज़हब को एक्सेप्ट कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली क्लैश नहीं आएगा और एक स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी और किसी के साथ लड़ना नहीं पड़ेगा। सेकंड वाले पॉइंट पे मैंने महरुनिसा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। याद रहे कि महरुनिसा जो सी थी ये मुसलमान नहीं थी और इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। कहाँ पर? एक बहुत आप कह सकते हो कि इन्फ्लुएंशियल फिगर थी ये कोर्ट में, मतलब मुग़ल एम्पायर का जो कोर्ट था वहाँ पर।
और एक पॉलिटिकल एडवाइज़र होने के साथ साथ ये एक एक्टिव पार्टिसिपेंट भी थी स्टेट के अफेयर्स में, इवन कि स्टेट की गवर्नेंस में भी इनको बहुत ज़्यादा अथॉरिटी शहज़ादा सलीम ने दी हुई थी। तो दैट्स वाई क्या मैं कहती हूँ कि जो महरुन्निसा मतलब कि जो नूर जहाँ हैं वो शहज़ादा सलीम की बहुत चहीती, लाडली और मनपसंद बीवी थी। अच्छा, अब इनका जो असर था, इनका जो इन्फ्लुएंस था नूरजहाँ का, वो इतना एक्सटेंसिव हो चुका था कि बहुत से जो हिस्टोरियंस हैं उनको ऐसा लगता था कि भाई जो रियल पावर थी वो एक्चुअली में नूरजहाँ के हाथ में थी रादर देन शहज़ादा सलीम के हाथ में नहीं थी, क्योंकि हर फैसला यही अपनी मर्ज़ी से करवाती थी। तो पॉलिटिकल एक्यूमेन एंड एज वेल एज डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ जो उनसे थी, उसकी वजह से बहुत सी एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिसेस एम्पायर की नूरजहाँ ने बनाई और इसके साथ साथ रिलीजियस टॉलरेंस भी नूरजहाँ ने बहुत ज़्यादा इसको एक्सपेंड किया। क्लियर? अच्छा, मिलिट्री कैंपेन में मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करूंगी। अच्छा, पहले मैं आपको ना यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं कि नूरजहाँ थी कौन। देखिए, नूरजहाँ एक्चुअली में ईरान के गवर्नर ख्वाजा शरीफ का एक बेटा था, उसका नाम था गियासुद्दीन। ठीक है, गियासुद्दीन उसका नाम था। वो बेसिकली जिला वतन होकर आया, कहाँ पर जी, मुग़ल एम्पायर में आया, और उसके साथ उसकी बेटी भी आई, उसका नाम बीवी भी आई और बेटी भी आई, और बेटी का नाम था महरुन्निसा जो कि तालीम याफ्ता थी, हसीन थी, जिस पे दिल आ गया शहज़ादा सलीम का। और इस पूरे मामले की खबर होगी किसको जी, अकबर को। और अकबर ने फ़ौरन से मिर्ज़ा पर दबाव डाला कि भाई अपनी बेटी की करो शादी, और ज़बरदस्ती में उसकी शादी जो थी वो किसके साथ करवा दी गई, ईरानी मुहाजिर अली ख़ान के साथ करवा दी गई। 11 साल तक इनकी जो शादी थी वो चलती रही, और 11 साल बाद जब शहज़ादा सलीम ने तख्त संभाला तो फ़ौरन से उसने सबसे पहले क्या किया कि महरुन्निसा के जो शोहर था उसको रास्ते से हटा दिया, और ये सब कुछ महरुन्निसा उर्फ नूरजहाँ के कहने पर ही हो रहा था। ठीक है, तो किस तरह उसको हटाया भाई, उसको बंगाल बुलाया, उसको मतलब कि गद्दारी का उस पर इल्ज़ाम लगाया, ठीक है, उसको फिर कत्ल करवा दिया। तो फिर फाइनली 1611 में इन दोनों की हो जाती है शादी, किसकी, नूरजहाँ की और शहज़ादा सलीम की। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब मिलिट्री कैंपेन्स की बात करते हैं। अगर मिलिट्री कैंपेन की बात करें तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर शहज़ादा खुसरू लिखा हुआ है। देखिए, शहज़ादा जो खुसरू था ना, इसने सबसे ज़्यादा अपने बाप की बगावत की थी, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं भूला था कि भाई मेरा जो दादा था अकबर, वो मुझे शहनशाह बनाना चाहता था, मुझे एक्चुअली में तख्त पर बिठाना चाहता था, लेकिन मेरे अपने खुद के बाप ने क्या किया कि मुझे साइड पर किया और ख़ुद हुकूमत में आ गया। तो उसको ये चीज़ भूल ही नहीं रही थी, और उसने फाइनली क्या डिसाइड किया कि भाई मैं ख़ुद अब अपने हाथों से ये तख्त अपने बाप से छीनूंगा। तो जैसे ही शहज़ादा सलीम ने हुकूमत संभाली, ठीक 6 महीने बाद उनके सगे बेटे खुसरू ने बगावत कर दी। ठीक है, 350 समथिंग घुड़सवार लेकर आगरा से निकला, और इसके साथ साथ लाहौर के सूबाई दीवान अब्दुर्रहीम को भी उसने अपने साथ मिला लिया, और दोनों बाप बेटा में फिर होती है जलंधर के करीब एक मुकाम, वहाँ पर होती है जंग, और खून की बहुत बड़ी पहेली खेली जाती है, और डिफ़ीट किसको होती है जी, खुसरो को डिफ़ीट होती है। और जब खुसरो को डिफ़ीट होती है उसको गिरफ़्तार किया जाता है, उसको हाथियों के ऊपर बिठा कर पूरे शहर का गश्त करवाया जाता है। और यहाँ पर याद रहे आपको कि उसके जो साथी थे, ठीक है, उनको तलवारों की नोकों पर रखा जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे तलवारें उनके अंदर जाती थी वैसे वैसे उनके मुंह से चीखें निकलती थी, मतलब जैसे जैसे वो मौत के करीब जाते थे, और खुसरू को वो सारी चीखें सुनवाई जा रही थीं। क्यों? ताकि वो ज़हनी अजियत का शिकार हो, और ताकि वो इस तरह की वो और इसके अलावा कोई भी कभी भी ऐसी जुर्रत ना करे कि शहज़ादा सलीम पर अटैक करे। फिर उसके बाद क्या किया गया कि भाई खुसरू को उसके भाई शहज़ादा खुरम, उसकी कैद में दे दिया गया। ठीक है, जहाँ पर खुसरू जो था वो अंधा हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको कत्ल करवा दिया गया। ये थी जी खुसरू की कहानी। क्योंकि मैंने आपको इससे पहले जो एक वीडियो अपलोड की है फैमिली ट्री ऑफ शहज़ादा सलीम, उस पर मैंने आपको बताया था कि भाई कितने बेटे थे। ठीक है, तो खुसरू उनकी पहली बीवी में से उनका बेटा था जो कि रास्ते से हट गया। अब बाकी जो बेटे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो महरुन्निसा है, मतलब कि जो नूरजहाँ है, ठीक है, उनके जो भाई थे उनका नाम क्या था, आसिफ खान। ठीक है, उनकी बेटी की शादी किससे हुई थी? उनकी बेटी की शादी हुई थी शहज़ादा सलीम के बेटे, कौन से बेटे?
शाहजहाँ से, ठीक है। शाहजहाँ जो कि शहज़ादा सलीम के बाद हुकूमत संभालेंगे, उनसे हुई थी, ठीक है। इसके अलावा जो मेहरुन्निसा थी, मतलब कि उर्फ नूरजहाँ, उनकी बेटी, मतलब उनकी जो सौतेली बेटी थी, उनकी शादी किससे हुई थी? शादी हुई थी जी शहरयार से, ठीक है। जो किसके बेटे थे? अगैन वो शहज़ादा सलीम के बेटे थे, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि शहज़ादा सलीम के कितने बेटे थे? खुसरू, इसके अलावा शहरयार, परवेज़ और शाहजहाँ, ठीक है। अच्छा, होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब क्या हुआ, वैसे तो नूरजहाँ की उसके बाप और उसके भाई के साथ बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन अब नूरजहाँ और उसके भाई की आपस में थोड़ी सी खटपट हो गई। कैसे? नूरजहाँ चाहती थी कि भाई उसका दामाद जोन सा है वो आके ये सल्तनत संभाले, लेकिन नूरजहाँ का भाई चाहता था कि उसका दामाद जोन सा है वो सल्तनत संभाले। अब दोनों के दामाद कौन हैं? दोनों के दामाद शहज़ादा सलीम और जहांगीर के बेटे हैं, मतलब दोनों सगे भाई हैं, ठीक है। एक का नाम क्या है जी? शहरयार, और एक का नाम क्या है? शाहजहाँ। क्लियर? अच्छा, अब हुआ क्या? अच्छा, अब हुआ कुछ यूँ कि जो नूरजहाँ थी ना, वो वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा खौफज़दा चालें चलने लग पड़ी। मतलब साजिश करती, उसका काम यही था। इवन कि आप यहाँ तक अंदाज़ा लगा लें कि मुजद्दिद अली फ़सानी, हज़रत मुजद्दिद अली फ़सानी भी उनके साजिश से ना बच सके थे। तो हर जगह, हर मौके, कोई भी इंसिडेंट होता, उसमें नूरजहाँ की दखलंदाजी लाजमी होती थी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि पावर ऐसा लगता था ऐसे है ही सारी नूरजहाँ के पास, ठीक है। अब क्या हुआ है कि अब 1623 में शाहजहाँ और जो शाही फौज थी, ठीक है, उनमें होती है जंग। देखिए अब शाहजहाँ कहाँ से आ गया भाई? देखिए, शाहजहाँ चाहता है कि अपने बाप के बाद मैं हुकूमत संभालूं, ठीक है। वो चाहता था कि भाई मेरा बाप खुद ही बना दे, बट इट्स नॉट पॉसिबल, सो दैट्स वाई उसने सोचा कि ठीक है फिर मैं जंग कर देता हूँ, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसने अटैक कर दिया शहज़ादा सलीम पर, ठीक है, और मतलब कि शाही फ़ौज के साथ वो लड़ रहा है। हालांकि उसके सामने पूरा का पूरा जो हशर नशर किया था खुसरू का, वो उसके सामने था, लेकिन उसके बावजूद तख्त एक ऐसी चीज़ है कि जो सबको लालच में डाल देती है, और उसने कहा कि भाई मैं करूँगा, ठीक है। जैसे ही अटैक हुआ है, शाहजहाँ जो उनसे बंगाल और निहार, मतलब इन पे कब्जा करने में कामयाब हुआ, लेकिन जैसे जैसे जंग आगे होती रही, ठीक है, तो क्या हुआ कि शाहजहाँ हारता गया। हारा है तो उसको लगा कि भाई मेरा बाप जो उसने खुसरो के साथ भी ये किया था, मेरे साथ भी ये होना, तो ऐसा करता हूँ कि मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। तो उसने जाके हाथ जोड़कर अपने बाप शहनशाह जहांगीर उर्फ शहज़ादा सलीम से माफ़ी मांग ली, ठीक है। अब यहाँ पर नूरजहाँ ने भी उसको माफ़ कर दिया। क्यों? क्योंकि इस टाइम ये वो वक्त था जब नूरजहाँ को भी डर था कि कहीं सल्तनत हमारे हाथ से निकल ना जाए। क्यों? क्योंकि इस टाइम काबुल का जो गवर्नर था वो बहुत ताकतवर होता जा रहा था। उस वक्त काबुल का जो गवर्नर था उसका नाम था महाबत खान, ठीक है। उससे नूरजहाँ से वो बहुत खौफज़दा थे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि नूरजहाँ और महाबत खान का क्या लिंक है। सिर्फ थोड़ा सा बता देती हूँ कि महाबत खान और नूरजहाँ ने महाबत खान के साथ बहुत गलत किया था, उस पर भी कोई गद्दारी का इल्ज़ाम लगा कर उसको कहीं पे दूर भिजवा दिया था। लेकिन महाबत खान ने क्या किया कि आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग हुआ, काबुल का गवर्नर बना, स्ट्रॉन्ग हुआ, और शहज़ादा सलीम और शहनशाह जहांगीर के बेटे परवेज़ को अपने साथ मिलाया और उसको चकमा दिया कि भाई अगर हम जीत जाते हैं तो तुम हुकूमत करोगे और मैं पूरी की पूरी तुम्हें सपोर्ट देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह अब शहज़ादा सलीम के बेटे परवेज़ की बॉन्डिंग किसके साथ होगी? महाबत खान के साथ होगी, जो कि काबुल का गवर्नर है। महाबत खान ने शहज़ादा सलीम पर कर दिया हमला अपने मतलब उसके बेटे के साथ, और काबुल मतलब कि काबुल से उन्होंने अटैक किया, ठीक है, और करते 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 बहुत से एरियाज़ उनके हाथों में गए, मतलब वो जीते। और अभी ये वो वक्त था जब शहज़ादा सलीम काबुल जा रहा था और रास्ते से ही शहज़ादा सलीम को कैद कर लिया गया, ठीक है। और देखिए ये वो लड़ाई थी जहाँ पे नूरजहाँ जो थी वो भी इस लड़ाई में उसने एंट्री की थी और फ़ौज के साथ वो भी लड़ी थी, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, ठीक है, तो परवेज़ को यकीन हो गया कि भाई हमने ही जीतना, क्योंकि हमने शहनशाह जहांगीर को तो कैद कर लिया, ठीक है। लेकिन
क्या हुआ जी कि वक्त का जो पलड़ा था वो किसकी तरफ चला गया, मुगलिया सल्तनत की तरफ चला गया, ठीक है। और जंग जोन सी थी वो किसने जीत ली, वो जीत ली जहांगीर ने, ठीक है, क्योंकि इसमें शाहजहां ने भी एंट्री की थी, लेकिन बहुत से एरियाज परवेज़ भी जीत चुका था, क्योंकि शाहजहां ने एंड टाइम पर आकर क्या किया था कि पूरा का पूरा जो ख़जाना था महाबत खान का वो लूट लिया था, और बग़ैर ख़जाने के महाबत खान क्या हो गया था, कंगाल हो गया था। जब वसाइल नहीं होंगे तो आपके लिए लड़ना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए वो फ़ौरन से भाग गया, ठीक है। लेकिन बहुत से इलाके परवेज़ ने जीत लिए थे, और परवेज़ को लगा था कि भाई अब तो मैंने ही हुकूमत में आना है, ठीक है। तो शहज़ादा सलीम को भी जब वो भागा है, मतलब कि जब महाबत खान भागा है जंग का मैदान छोड़कर, ठीक है, तो तब उसने शहज़ादा सलीम को भी छोड़ दिया था, नूरजहां ने पीछा किया था, दैट्स वाई, ठीक है। तो सुलह का एक एग्रीमेंट दोनों में फाइनली हो गया, ठीक है। और परवेज़ को लगा कि अगली हुकूमत मेरी होगी। इसी जश्न में, इसी खुशी में जो शहज़ादा सलीम का बेटा परवेज़ था, उसने दिन रात शराब पी, और इतनी शराब पी कि वो कोमे में चला गया, और उसके बाद फिर वो ख़त्म हो गया। अब पीछे कौन रह गया, अब पीछे रह गए हैं जी शाहजहां और शहज़ादा शहरयार। अब उनमें भी छोटी मोटी जंगें ये वो सब होती रही थी, और फाइनली 1628 में जब 1628 में जब जहांगीर की डेथ होती है, तो उसके बाद दमे की वजह से जहांगीर की, मतलब शहज़ादा सलीम की मौत होती है, ठीक है। और उसके बाद हुकूमत में आता है शहज़ादा शाहजहां, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको फॉरेन रिलेशंस के बारे में बताती जाऊँ, क्योंकि शहज़ादा सलीम की हुकूमत में ही जो अंग्रेज़ थे वो आना शुरू हो गए थे बरे सगीर में। अच्छा, अब क्या हुआ जी यहाँ पर कि वेलकम फॉरेन एमिसियर्स एंड ट्रेडर्स इंक्लूडिंग सर थॉमस रॉय फ्रॉम इंग्लैंड। मतलब ये ना जो शहज़ादा सलीम था ना, ये फॉरेन रिलेशंस जोन सा था वो बढ़ाना चाह रहा था, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने एक नोटेबल विजिटर था जिसका नाम था सर थॉमस रॉय, उसको अपनी कोर्ट में बुलाया, ठीक है। और मतलब कि इनकी मीटिंग हुई, इनके ताल्लुकात अच्छे होना शुरू हुए, ठीक है। तो जहांगीर की कोर्ट में डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशंस पहली दफ़ा बिल्ड हुए मुसलमानों में, और किसमें जी, अंग्रेज़ों में, ठीक है। फिर यहाँ से आगे फिर एक आप समझो कि भाई एक्चुअली में जो शहज़ादा सलीम था वो ये कभी भी नहीं सोच सकता था कि अंग्रेज़ हम पर हुकूमत करेंगे। वो हमेशा ट्रेडिंग राइट्स को फेवर करता था फॉर द इंग्लिश, एंड इवेंचुअली पेव द वे फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी टू गेन अ फुट होल्ड इन इंडिया। इसी ने रास्ता बनाया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो सी है वो बरसगीर में ओपन हो, ठीक है। तो अर्ली डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ने ही बुनियाद रखी फ्यूचर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस की और कॉलोनियल रूल इन इंडिया, ठीक है। तो ये है जी आज का लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवंट येट। मिलते हैं नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।